बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। फ़लस्तीन के मामले पर हम सबको मालूम है कि आज पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया गया और ज़ाहिर रियासत की जानिब से ये भरपूर अंदाज था एहतजाज का उस तमाम तर अमल पर जो कि इजराइल ने रवा रखा हुआ है। और जंगबंदी का ज़ाहिर हम तक ये भी खबर पहुंची कि जंगबंदी का ऐलान किया गया इजराइल की जानिब से, लेकिन उसी जंगबंदी के ऐलान के बाद ही जब फ़लस्तीनियों ने वहाँ पर थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं जश्न मनाया, खुशी मनाना शुरू की, तो उसी वक्त दोबारा बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और दौरान नमाज जो है उन तमाम लोगों को एक मरतबा फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गोलियां बरसाई गई, बम्बार्टमेंट की गई, जिसमें मजीद लोग जो हैं हमें बताया जा रहा है कि जख्मी हैं। एक जानिब जाहिर है जंगबंदी का मुआहिदा, दूसरी जानिब बारहा उसी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करना, ये इजराइल का आज का नहीं हमेशा का वतीरा है। और आज जब हम ये बात करने बैठे थे कि फ़लस्तीन के निहत्ते लोग, गजा की पट्टी पर निहत्ते लोग किस तरह इजरायली बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं और किस तरह अपना दिफा कर रहे हैं, शायद ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल अभी तक की खबरों के मुताबिक जंगबंदी का फैसला हुआ है। ये फैसला कितना दूररस्त होगा, कितना देरपा होगा, और क्या इससे जो अमन मुआहिदा है, जो अमन की एक ख्वाहिश है, जो हल है फ़लस्तीनियों के लिए, क्या उसका भी क़याम अमल में आ सकेगा या नहीं। आज के प्रोग्राम में इस अहम मौजू पर तो हम जाहिर बात करेंगे ही, लेकिन आज एक और खुशी का दिन है और वो ये है कि पाक चीन दोस्ती के 70 बरस मुकम्मल हुए हैं। और इन 70 बरसों में पाक चीन दोस्ती जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आगे ही बढ़ी है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने इनकी सालमियत को, चीन के वजूद को तस्लीम किया और चीन इस बात का हमेशा से मोतरफ भी है। तो इस अहम मामले पर बात करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि 11 दिन के मुसलसल हमले, बर्बरियत, खुली दहशतगर्दी करते हुए इजराइल ने जंगबंदी का फैसला तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा असर रसूख इस्तेमाल हुआ। इसके पीछे ज़ाहिर काफी ज्यादा मुमालिक का इन्फ्लुएंस होना, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी बारहा बात करना, इन तमाम तर चीजों के बाद हमने देखा यह है कि जो मेरे पास आज इतलात आई उसमें बताया गया कि अब जिस पट्टी पर यहाँ पर बम्बार्टमेंट की गई गजा के अंदर, वहां पर जितने स्कूल्स थे वो खत्म हो गए हैं, जो हॉस्पिटल्स को जाने वाली सड़कें हैं वो तबाहाल हो चुकी हैं और वहां पर अब रसाई मुमकिन नहीं है, यानी जो सेहत के यूनिट्स हैं वो भी खत्म हो गए। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे वक्त दे रही हैं, खालिद कदूमी, तर्जुमान हम्मास, उनसे जरा बात करेंगे कि जमीनी हकाक वहां पर अब किस चीज की गमाजी कर रहे हैं। नासिर शिराजी तज्जियाकार है मशरिक़ वस्ता उमूर के और ज़ाहिर इंपॉर्टेंट अपना तज्जिया रखते हैं। जरा नासिर साहब से पहले बात कर लेते हैं और फिर खालिद कदूमी की जानिब भी बढ़ेंगे। नासिर साहब, सबसे पहले तो ये जंगबंदी का जो मुआहिदा है ये पहली बार हुआ नहीं है और पहली बार इसको एक मरतबा फिर इजराइल ने चंद ही घंटों में उसको वायलेट भी कर दिया। कितना देर पा अमन देख रहे हैं इस दफा आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो स्केप्टिकल है वो पहले से ही है और हमास की तरफ से उनके स्पोक्समैन ने पहले ही ये कहा था कि हमें इसराइल के ऊपर एतमाद नहीं है कि वो जंगबंदी को ऑनर करेगा। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इससे इम्कान तो मौजूद है कि इसराइल के लिए कोई ऐसे कवानीन है नहीं कि वो इनको जो है वो ऑनर करे। एक दो, ये कि ये जो जंगबंदी हुई है ये फ़लस्तीनियों के इंटरेस्ट में हुई है और बुनियादी तौर पर इसराइल की नाकामी पर मुंतहिज हुई है। इसके जितने भी आप डायनामिक्स देखेंगे कि इसराइल जो अनडिफीटेबल था, आज उसके तूल अर्ज में जितने शहर थे वो सारे हमास के हमलों का निशाना बने हैं। वो इजराइल के जो पूरी दुनिया से लोगों को लेके आ रहा था कि हम ये आपको प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर देंगे, वो 11 दिनों से शेल्टर्स के अंदर थे। वो इजराइल के जो अपने कैपिटल को ये समझता था कि इधर कोई छेड़ भी नहीं सकता है और वो जब चाहे कि बैरूत पे कब्जा करे या दमिश्क पे कब्जा करे, तो आज उसको सूरत हाल ये हुई है कि बैरूत जो उसका अपना तल अबीब है वो 11 दिन जैम रहा है। मेजॉरिटी 40% से ज्यादा जो इसराइल है उसके अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और रेजिस्टेंस के लोगों को वो रोकने में कामयाब नहीं हो सके। सिर्फ जो कर सके वो बर्बरियत है, वहशत है, दरिंदगी है, बच्चों, औरतों और बूढ़ों का कत्लेआम है। तो इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हुआ है कि जो कुछ इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म दिया है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये वर्डिंग है उसकी बयान कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया के ऊपर कोई हेल है तो वो गजा के अंदर बच्चों के लिए इसराइल की दहशतगर्दी है। ये कैफियत है वहां पर। और लेकिन जो रेजिस्टेंस ने जिस तरीके से अब रिटेलिएट किया है और जिस तरीके से कनेक्शन शो हो गए हैं फलस्तीनियों के जो इजराइल के अंदर रहने वाले अरब फलस्तीनी हैं, वो गजा के अंदर रहने वाले, गरब उर्दन के अंदर रहने वाले और जॉर्डन के अंदर रहने वाले, इन्होंने एक दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट किया है कि ये एक मुकम्मल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही थी और इन्होंने इस रेजिस्टेंस को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि इस वक्त अगर ये नेबरिंग कंट्रीज तो छोड़ दें, अगर इंटरनेशनल
कि इस मसले पर कोई बड़ी ख्यानत करे, तो फलस्तीन के रेजिस्टेंस ने उसको इस लेवल पे पहुंचा दिया कि ये बड़ी ख्यानत करने में कामयाब नहीं हो सकते। तो चूंकि ये रिजल्ट जो है ये है कि चूंकि ये फलस्तीनियों की फतह पे मुंतहिज हुआ है, इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और अपनी बहरिया और फजाइया, उस सब के बावजूद इंटरनेशनल सपोर्ट, अमेरिका, नाटो, सब के बावजूद इजराइल के पास नथिंग टू गेन है, और जो हमास और फलस्तीनी है उनके पास बहुत बड़ी गेन है कि उन्होंने इसराइल को पूरे को शेकअप कर दिया और ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को इसराइल के मौजूदा इस मूवमेंट के अंदर दफन कर दिया, और इस वक्त वो अपने गिर्द ही शेल्टर्स बनाने पे मजबूर हो रहा है। तो डायनेमिक चेंज हो गई है, और अब जो जंग बंदी हो रही है ये मुमकिन है इसकी ओकेजनल वायलेशंस तो हों, लेकिन प्रैक्टिकली इस जंग बंदी को वायलेट करना इसराइल के इंटरेस्ट में भी नहीं है। उसको बहुत गहरी चोट लगी है, और फलस्तीनियों ने अपना खून देके और अपनी मजलूमी के जरिए से उसके आलमी जो उसका एक प्रेस्टीज थी उसको भी शटर कर दिया है, और उसकी जो ओवरऑल मिलिट्री माइट थी उसका भी जो है वो पोल खोल दिया है। उसके आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो हवा है वो भी खत्म हो गई है, और प्रैक्टिकली इस वक्त इसराइल बहुत वल्नरेबल पोजीशन के अंदर आ गया है। लिहाजा खुद उसको सूट नहीं करता कि वो दोबारा कोई नई वेव ऑफ वार जो है वो स्टार्ट करे। तो मेरे ख्याल आइसोलेटेड इंसिडेंट होंगे, लेकिन अभी कोई बड़ी वार स्टार्ट करने की पोजीशन में इस वक्त इसराइल नहीं है। और उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन की आपको पता है कि 2 साल के अरसे के दौरान 4 उनकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, और अभी चौथी को उन्होंने पहले 1 माह दिया है। नेतन्याहू नाकाम हो गए, अभी उन्होंने अपोजिशन अभी तो मतलब नेतन्याहू जो है वो चारों खाने चित पड़े हुए हैं, और उनको अपनी ही जिसे कहते हैं ना बका की पड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ इजराइल के अपने चैनल्स और इजराइल के अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इजराइल कितने बड़े फेलियर से दोचार हुआ है। उसका पूरा सिस्टम डिफेंस कोलैप्स कर गया है, और जाहिर है कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेतन्याहू को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। और दूसरी अहम बात है नासिर साहब, आप ही की बात के साथ अभी मैं कुछ खबरें पढ़ रही थी, तो वहां पर इस बात को जंगबंदी के मुआहदे को ही जस्टिफाई करना इजराइल के लिए मुश्किल पड़ गया है कि वो कैसे जंगबंदी के मुआहदे पर आ गया, वहां पर जस्टिफाई करना बिल्कुल ठीक दुरुस्त कह रहे हैं। कैसे जस्टिफाई करें? उन्होंने कहा था हम हमास को डीवेपनाइज करेंगे, वो नहीं कर सके। करते रही है। उन्होंने कहा था हम अपने 2 फौजियों की बाकियात लेंगे, उन्होंने एक भी बाकियात नहीं दी है। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर इंटरवीन करके हमास से जो कंट्रोल है वो खत्म करेंगे। वो नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमास के ज़ाहिर तर्जुमान है खालिद कदूमी, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, जरा रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी पर खालिद कदूमी साहब से बात कर लेते हैं। कदूमी साहब, थैंक यू वंस अगेन कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। कदूमी साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त जबकि जंगबंदी का ज़ाहिर एक मरतबा ऐलान हुआ और एक मरतबा फिर दोबारा इसराइल ने उसी तरह वही हरबा इस्तेमाल किया, जंगबंदी की खुद ही खिलाफ वर्जी दोबारा कर दी, क्या इस वक्त जमीनी हकाइक क्या देख रहे हैं आप गाजा समेत उसके इर्द गिर्द की पट्टी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें पता है कि इजरायली दुश्मन ने ये पहले बार नहीं किया। हमने मीडिएटर्स को अच्छी तरह समझा दिया था कि आपको हमसे बात करने से पहले के दुश्मन से जाकर बात करें, इसलिए कि हमारा जो अल-कस्साम ब्रिगेड का जो स्टेटमेंट जारी किया उनके अल्फाज काफी वाज़ेह हैं। हमने रोकना को नहीं कहा, हमने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है, ताकि हमने देखना है इसके रवैया, दुश्मन के रवैया कैसा होगा। और अगर देखिए ये इस रेजिस्टेंस ने गजा की खातर से शुरू नहीं किया, अल-कुद्स की खातर है। अगर वो लोग हैं शेख जर्राह में रहेंगे, अगर वो मस्जिद अल-अक्सा के अंदर और मजीद तौहीन करने का कोशिश करेंगे, सेटलर्स को, एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स को अंदर आना का कोशिश करवाना, वो भी मतलब इजरायली आर्मी के अंदर है, तो कौन सा मुआहदा है, कौन सा आतिश बस है, कौन सा जंग बंदी है? तो इसलिए कि हमास और मुकावमत सिर्फ हमास नहीं है, सारी मुकावमत ने यही कहा था, सारे रेजिस्टेंस ने यही कहा था और ताकीद भी किया है कि ये जो जंग बंदी है कि ये सिर्फ और सिर्फ है उस जालिम के हाथ है और उस मुजरिम के हाथ है। हम लोग जो है ना रिएक्शन करते हैं, हम लोग अपना आप को डिफेंड करते हैं, रेजिस्टेंस के जो भी कुछ करते हैं ना कि 73 ईयर्स है, अपना आप को डिफेंड करते हैं, अपने अवाम को डिफेंड करते हैं। मगर हमारा दुश्मन को आप लोगों ने खुद देखा, इन्फेंट्स को टारगेट करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया को टारगेट करते हैं, मीडिया ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं, और दुनिया जहां के इसको इस चीज को नजर ही नहीं आ रहा आया है कि जी जो बाइडेन जब $700 मिलियन के एक्स्ट्रा एड की तौर पे इन्होंने इस मुजरिम को हदिया दिया,
दुनिया ने नहीं देखा। आया अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ने जब अपने चार्टर में ये कहा था कि वी वांट टू मेक द वर्ल्ड मोर सिक्योर, जब इन्होंने दुनिया को कहां से पुरअमन करना है, तो सबसे ज्यादा खतरा अमन के ऊपर है दुनिया में ये इजरायली रजीम है, जो किसी बात में नहीं सुनना को तैयार है। मगर हमारे रेजिस्टेंस के इनको अच्छी तरह पता है कि कैसा इन्होंने अपने स्टेडफास्टनेस करना, कैसा अपने अवामों को डिफेंड करना और कैसा इन लोगों को चोट पहुंचाना है। ठीक है, कुर्बानी अपनी जगह है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आजादी के रास्ते में है कि कुर्बानी ही देना पड़ता है, लेकिन दुनिया को तो देखना चाहिए। ठीक है, जो मैंने देखा था कि जो अप्रिशिएट किया अभी है कि इवन जो रिएक्शन है तो इंटरनेशनल लेवल पर है कि काफी डिफरेंट किसी हद तक है। और हमने देखा है कि जी ज़ायनिस्ट जो नैरेटिव है कि वो एक मॉरल बर्डन बन गया है दुनिया के यानी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। क्योंकि आप लोगों ने इवन देखा कि यहूदी लोग भी है न्यूयॉर्क के अंदर है, आज सड़क पे है इजरायली के जराइम और इसके क्राइम्स के खिलाफ। खुलासा ये है, हमारा दो बात है। एक, जंगबंदी के बाद जो हुई थी उसका आगाज जो हमने शुरू किया है गज़े के खातर नहीं, हमने आगाज किया था है कि मस्जिद अल अक्सा और वहां का जो सिविलियन लोग जो इजरायली आर्मी इसको टारगेट करते हैं, हम इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। नंबर एक। नंबर टू, हमारे अवाम ने पहले बार आज इन्होंने अपने रेजिस्टेंस से यानी मिलिट्री रेजिस्टेंस से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये मैदान में आ जाए और हमें दिफा करे। यानी ये अप्रोच एक नया अप्रोच है हमारा कि कॉन्फ्रंटेशन है कि अगेंस्ट द मैसेकर्स ऑफ इजरायलीज, जिसमें मिलिट्री विंग्स और इसमें पब्लिक एक्टिविटीज को दोनों साथ मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच हमारा रेजिस्टेंस में, हमारा डिफेंस करने में और रिएक्शन करने में इस ऑपरेशन के खिलाफ। नंबर टू कि हमने ये जो जंगबंदी किया है, सस्पेंड किया है कि देखना कि ये जो दुश्मन का रवैया क्या होगा। मगर दूसरी तरफ जो हमारा पब्लिक इंतिफादा शुरू किया है कि 28 रमजान से अवामों ने, वो तो अवाम के हाथ में। और ये जो जंगबंदी हमने वेस्ट बैंक में नहीं किया, ये जंगबंदी हमने 1948 वाले इलाका में नहीं किया, ये अवाम के हाथ में है। हमने कि जो जुर्म इन्होंने इजरायलियों ने हमारे अवाम के खिलाफ है उसके बारे में हमने के गुफ्तगू किया है कि मीडिएटर से, और हमने वाज़ेह अल्फाज में कहा था मीडिएटर से, अगर हमारा दुश्मन ने एक तरफा का ऐलान किया है इसका मतलब है वो अपने जुर्म को कबूल किया है, किसी के साथ किया है। तो और ये हमारा मुकावमत का विक्ट्री भी है। इसलिए कि हमने जितने भी मीडिएटर्स को कहा था कि आपको हमारा तरफ आने की क्या जरूरत है, आप दुश्मन की तरफ चले जाए, जालिम की तरफ चले जाए, उनसे ये गारंटी और डील का कर लेना और अवामों के, हमारे अवाम के लिए। खालिद साहब, लेकिन अभी जो ताजा इत्तलात आई थी कि जब जंगबंदी का ऐलान हुआ तो थोड़ी देर के बाद ही जब ज़ाहिर है वहाँ पैलेस्टाइन में हमारे बहन भाइयों ने वहां पर जश्न मनाया, थोड़ी खुशी का इजहार किया, तो दोबारा उन्होंने जो है जंगबंदी का मुआहदा तोड़ा और वहां पर दोबारा शेलिंग की गई, दोबारा फायरिंग की गई। ये वाकया पेश आया, इसमें कितने लोग जो हैं जख्मी या शहीद हुए हैं? ये मेरे अमार और अरकाम डाटा मेरे पास अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मैं सफर पे था। अच्छा, तो ओके। मगर ये जो आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर वो ये जो मतलब सिविलियन लोग हैं जिसके पास कोई हथियार नहीं है और इतनी क्राउड्स में ये लोग आते हैं कि सिविलियन और पीसफुल रैलीज में, और इसके मामले में कि इजरायली अपने वेपन्स में जो मतलब आर्टिलरीज का पेपर गैस, टीयर गैस और लाइफ एमुनेशन के साथ इस अवामों के दरमियान में फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये हम एक मैसेकर और सिविलियन के खिलाफ एक मैसेकर को हम तसव्वुर कर सकते हैं। ये जो असल चेहरा के हमारा दुश्मन को जो दुनिया को नहीं देखना चाहता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन अब तो दुनिया देख रही है ना। बिल्कुल खालिद साहब, अभी आपने कहा ना कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, लंदन की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, और सारे लोग जो खड़े हुए हैं वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए, ना कि इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। यानी इजराइल दुनिया में तन्हा होता जा रहा है, जो बात नाज़िर शिराजी साहब अभी मुझसे कह रहे थे। जी खालिद। जी मोहतरमा के मैंने जो अर्ज किया है, मैं ऑफिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ। दूसरा तरफ से मैंने ये भी अर्ज किया है कि ज़ायनिस्ट आर नाउ नो मोर टॉलरेटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। यूरोपियन लोग, जो अवाम है,
वो बर्दाश्त नहीं करते कि जी मतलब वो कोई रैशनैलिटी है ही नहीं है कि इनके इशू का है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। खालिद कदूमी साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से जरा मैं वापस आती हूँ तो फिर जरा इस नुक्ते पर बात कर लेते हैं कि 80% आबादी जो है फलस्तीन की वो बैनुल-अक़वामी इमदाद पर इन्हिसार करती है, जो बकिया 10% बचती है या 20% वो भी इमदाद पर ही इन्हिसार करती है। तो इस वक्त जबकि इतनी शदीद बम्बार्टमेंट की गई है, क्या वहां पर खाने पीने की दीगर और चीजों की सहूलत, जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कोविड-19 का जो लैब है वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया था, ज़ाहिर वहां पर लोगों को रिलीफ दिया जा रहा था, तो खदशात बढ़ गए हैं, बच्चों के तालीमी इदारे दर्सगाहें तबाह कर दी गई हैं, उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। जो बफर जोन एरियाज हैं, जिनको इजराइल ने बफर जोन एरियाज कहे, वहां पर भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। खालिद कदूमी और नासिर शिराजी साहब दोनों से तज्जिया लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। शायद ये अहम तरीन सवाल है कि फ़लस्तीनियों का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या दुनिया उनके मुस्तकबिल के बारे में परेशानी को जो सिर्फ जाहिर कर रही है उसके कुछ हकाइक भी हैं सामने या नहीं। लेकिन नासिर शिराजी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर खालिद साहब से कुछ अहम सवाल मुझे करना है। मुझे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है हमने आज पाकिस्तान में देखा कि हर चौक हर चौराहे पर एहतजाज हुआ, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाई गई। लेकिन जो इंटरनेशनल रवाबित हैं, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस्माइल हानिया और दीगर लोगों से जो राब्ते हैं वो तेज करने होंगे? इस वक्त जरूरत आपको महसूस हो रही है इस चीज की? जी मैं आपको ये बताऊं, मेरे तरफ सवाल है। नहीं खालिद, मैं नासिर साहब से बात कर रही हूँ, जस्ट होल्ड इट जी। तो वो डायरेक्ट जो है फलस्तीन की हकीकी लीडरशिप, उस वक्त मुफ्ती अमीन अल हुसैनी थे, कायदे आजम भी उनसे राब्ते में रहा करते थे। तो आज हमें भी देखना है कि इस वक्त फलस्तीन की जो हकीकी लीडरशिप है वो कौन है, गजा को कौन रूल कर रहे हैं। तो वो जाहिर है हमास है, इस्माइल हानिया है, उनके साथ इन्होंने राब्ता नहीं किया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं बतौर पाकिस्तानी अपने अंदर ये प्राइड फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने कम से कम अक्सर जगहों पे, एक आध नुक्ते के अलावा जिसमें 2 नेशन थ्योरी वाला मैटर है, एक प्रिंसिपल स्टैंड बहुत अच्छा लिया है। अवाम पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त निकली है और हुकूमत और स्टेट के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई है वो बहुत जबरदस्त हुई है। अपोजिशन ने भी इसके ऊपर बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, तो इस लिहाज से मेरा ख्याल बड़ा क्रेडिबल ये रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग जो मुद्दई हैं बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर के, हम तो अपने नेक्स्ट डोर नेबर यानी कश्मीर के लिए भी वो मदद नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। चाहे जाए कि फलस्तीन के ऊपर हमको बहुत बड़ी तवक्को रखे कि मौजूदा हुकूमत रजीब या उसके अलावा जो हमारे स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं तो इसे भी गनीमत समझता हूं कि इन्होंने कम से कम वो लाइन नहीं ली जो वेस्टर्न लाइन है, जिसके नतीजे में आप न्यूट्रल रहते हैं या आप अमेरिकन को टो करते हैं, बल्कि इन्होंने फलस्तीन और फलस्तीनी काज की बड़ी भरपूर हिमायत की है, उनके राइट टू रिटर्न की हिमायत की है, इन एट्रोसिटीज जो वहां पे हो रही थी उनकी मजम्मत की है। और मेरा ख्याल है कि अब चूंकि कभी पाकिस्तान का OIC में और जो मुस्लिम उम्मा है उसमें बड़ा रोल था, पिविटल गाइड पाकिस्तान करता था, पाकिस्तान ड्राइविंग फोर्स थी, तो पाकिस्तान को अभी भी वही रोल प्ले करना चाहिए और ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के पाकिस्तान को OIC और दीगर, चूंकि अरबों के आपस के मसाइल है और दीगर मसाइल है, तो पाकिस्तान है जो आइडियोलॉजी बेस्ड एक कंट्री है दुनिया के अंदर और जिसने सबसे पहले 1936 में यौम फलस्तीन बनाया था कायदे आजम के कहने पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। तो पाकिस्तान की तो रगो पै के अंदर मसला फलस्तीन जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में तकरीबन 18 मरतबा इस सब कॉन्टिनेंट में फलस्तीन के हवाले से दिन मनाए जा चुके हैं। पहला फलस्तीन फंड पाकिस्तान ने कायम किया था कायदे आजम की जिंदगी के अंदर, तो क्या अभी हमें फलस्तीन के लिए फंड कायम नहीं करना चाहिए? 20 लाख लोग दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल के अंदर हैं, उनके लिए गिजा नहीं है, खुराक नहीं है, दवा नहीं है, उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई राब्ता नहीं है। ओनली उनका जो लैंड रूट है वो गजा क्रॉसिंग के जरिए से मिस्र के थ्रू वो होता है, उसके ऊपर भी इसराइल का कंट्रोल है, उनके ऊपर पास जॉब्स नहीं है। वहां वाहिद जो पावर प्लांट है जो पूरे गजा को बिजली सप्लाई करता है, उसको भी एनर्जी यानी उसको भी जो फ्यूल मिलता है वो इजराइल के जरिए से आता है। उनका कोई हॉस्पिटल रन नहीं कर सकता, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो कम से कम जो ऑब्लिगेशन बनती है वो ये बनती है कि इस वक्त आप गजा के मजलूमीन के साथ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे खड़े हों। यही नुकता था जिस पर मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि तकरीबन वहां पर तमाम ही लोग जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। तो इस वक्त दुनिया उनकी इमदाद कैसे कर रही है, या बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को ही देख लें अगर, तो यहां से कितना इमदाद का जो है सिर्फ ऐलान ही हुआ है या फिर हकाइक भी वहां तक कुछ लोगों तक पहुंची भी हैं चीजें या नहीं? खालिद, मैं आपसे जरा ये सवाल करना चाह रही थी कि इस वक्त वहां पर
किन चीजों की अशद जरूरत महसूस कर रहे हैं? दूसरा अहम तरीन सवाल कि फलस्तीन के मुस्तकबिल, फलस्तीनियों के मुस्तकबिल पर अब हाम है। जो जराइद मैंने पढ़े हैं, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया लिख रहा है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ही जुमरे में लेता है पैलेस्टाइन और इजराइल के मसले को। इस मसले को आपकी निगाह में और वहां पर जो तमाम पैलेस्टाइन के लोग हैं हमारे, वो अपने मुस्तकबिल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इमदाद करने से के बारे में से पहले है मैं जो आपका स्ट्रेटेजिक सवाल में जाना चाहूंगा। देखिए, हमारे फ़लस्तीन में कोई डिस्प्यूटेड इलाका नहीं है। हमारे अवाम के नज़दीक से, हमारे रेजिस्टेंस की नज़दीक से सारी फ़लस्तीन फ्रॉम द रिवर टू द सी, इसके नाम है ही फ़लस्तीन। 1948 से पहले भी 1939 में ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में इसके नाम फ़लस्तीन है। ये एलियन मखलूक जो आया हुआ है कि हमारा ज़मीन पे है, ये चोर है और ये इसको जाना ही पड़ेगा, इसका कोई और हल नहीं है। अब आया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझना का कोशिश करना है या नहीं करना। अब देखिए जी, जनरल असेंबली ने अभी इजलास किया था कल, तो हमने क्या किया कि वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट, सिवाय रेटरिक्स है 10 यानी हर कम अज कम 150 या 200 रेजोल्यूशंस और करारदादें हैं इजराइल के खिलाफ है। वो कहाँ है? वो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाते हैं? वो कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन, फलस्तीनी स्टेट कहाँ है? अगरचे कि हम उस 2 स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम नहीं करते, लेकिन अगर हमने 1947 के करारदाद की बात करें, 191 है, वो कहता है कि 55% इजराइलियों को देना और 45% फलस्तीनियों को देना। वो 45% है कहाँ है जिसमें फलस्तीनी स्टेट बन सके? ये सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा को करना है। ये डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में जो बातें हो रही है कि ओस्लो के ऑफ कम है कि जी, जिसके नतीजे पे हमारे पास सिर्फ 18% सरजमीन हमारा फलस्तीन का है। 18%, ठीक है ना? उस 18% के अंदर ए बी सी को तकसीम किया, ए का पता नहीं किसको दे दिया, सी को किसको दे दिया, और सी का 60% वेस्ट बैंक में से, यानी 18% में से 60% इसको इसराइल को दिया जाता है। तो फलस्तीनी अवाम के लिए जो आज डेमोग्राफिकली तौर पे इक्वली दे आर इन पॉपुलेशन विद द इजरायली पॉपुलेशन, वो कहाँ रहेंगे? ये अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में, तो फलस्तीनियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में से पूछना, किसी और लोगों के से पूछना नहीं चाहिए। इमदाद के बारे में जो आपने फरमाया, जो सबसे देखिए, गजा का जो खास तौर पर सिचुएशन है वो मुहासरा के अंदर है, सीज और एम्बार्गो के अंदर है, 2006-2007 से है आज तक। यानी वहां के लाइफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इज्जतदार जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वायबल जिंदगी की बात कर रहा हूं, मैं बेसिक एलिमेंट्री नीड्स ऑफ द केवमैन की बात कर रहा हूं। वो गजा में नहीं था। तो जंग जब आते हैं और वो आप खुद देख रहे हैं कि जी इजराइल हर बैंड आर्म्स को और वेपन्स को यूज कर रहे हैं कि जी इसके मिसाइल्स इवन 60 मीटर डेप्थ में जाता है। व्हाइट फास्फोरस यूज किया। आज कैंसर और ट्यूमर रेट आर वेरी हाई अमंग द पैलेस्टीनियन जो गजा में है, क्योंकि इसके पानी के अंदर, इसके सॉइल के अंदर है, ये जो केमिकल गया है उसके नतीजे में है कि ये आपका मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। इसके बावजूद आप खुद अंदाजा लगा लें, फॉर एग्जाम्पल एक टावर है 12 मंजिल का है, रेजिडेंशियल एरिया, उसमें तकरीबन 100 खानदान रहते हैं। अब वो 100 खानदान है सड़क पे है। ये बिकारी खानदान नहीं है, ये इज्जतदार खानदान है। ये इसको अभी फौरी तौर पे हमें कोई बैरक्स या कोई टेम्परेरी तौर पे कोई बिल्डिंग्स है या इनको मनी के लिहाज से उनका हवाला करना, ताकि वो कुछ घर को किराया पे ले ले और इन्होंने अपना जिंदगी गुजारना। मेडिकल जो जितना भी शेल्फ में आइटम्स है शॉर्टेज, क्योंकि मैंने अर्ज किया था एम्बार्गो है। फरह गेट जो है ना कि जिसको खोलना चाहिए, इजिप्शियन दोस्तों ने इनको इस जंग में, दूसरे जंगों में नहीं किया, लेकिन चलो इस जंग में कुछ ना कुछ इन्होंने खोल दिया। तो आप लोगों ने इजिप्शियन दोस्तों से बात किया जाए, एम्बुलेंस को कैसा भेजना है, हिलाल अहमर को किस तरह उधर पहुंचाना है, फील्ड हॉस्पिटल्स को कैसा बनाना है। ये बहुत मास लेवल पर काम है खालिद। बात यही है ना कि यही तो हमारा कंसर्न है कि ये बहुत मास लेवल का काम है और अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं, कंडेम किया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। खालिद, अब मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, और बताया जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान अब से कुछ देर में फलस्तीन के मामले पर अहम तरीन बयान भी जो है
वो नशर करने वाले दायरे बयान जारी करने वाले, मैं उस पर जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे जाते जाते ये सवाल करना चाहती हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जानिब से इक़दामात उठाए जा रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, चाहे वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बातचीत हो, चाहे वो OIC के अंदर आवाज़ उठाना हो, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ उठाना हो, इससे कितनी हद तक तक़वियत या आपको बेहतर लगता है ये अमल पाकिस्तान का? देखिए, हमने आज तक हमेशा पाकिस्तान से उम्मीद रखा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस्लाम के नाम से और अकीदा के नाम से बन गया था, हमें यही उम्मीद है कि मौलाना मोहम्मद गौहर जिनके आरामगाह है मस्जिद अल अक्सा के इर्द गिर्द अल-कुद्स के अंदर है, इसके ऊपर लिखा मोहम्मद अल हिंदी के नाम से के था, वो है कि मैं क्या कहूं कि आपको आज तक हमने पाकिस्तानी अवाम से जो भी उम्मीद लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उस उम्मीद पे उतरा है। और हमें यही उम्मीद है इस अवाम के जिनके दिल अल-कुद्स के नाम पे पलसेत होता है कि वो अपना जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। मगर मैं अगर कहूँगा कि जी मतलब ऑफिशियली तौर पे क्या रिक्वायर्ड है, वही जो रिक्वायर्ड है सारी उम्मत इस्लाम का जो ऑफिशियल लेवल का। हमें ये उम्मीद ज्यादातर कि इमरान खान साहब पे क्यों है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इन्होंने अपना गेटअप रखा है इस्लाम में, तुर्की के साथ जो अलायंस किया है कि और जो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे इन्होंने आवाज बुलंद किया है, और आज इन्होंने जो सोलिडेरिटी डे का अनाउंस किया ऑल ओवर पाकिस्तान, हम इसको बहुत तहसीन करते हैं। आपका वजीर खारजा जो इन्होंने CNN के साथ के फिलिस्तीन के नाम पे इन्होंने आवाज को बुलंद किया है, इसको एंटीसेमेटिक नाम दे दिया CNN वालों ने। आप खुद अंदाजा लगा लें। मेरे ख्याल के जी आपने ऑफिशियल लेवल पर है कि आपका कोई और रास्ता नहीं है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय के अवामों के साथ रहना, अवामों की दिलों की बात कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है खालिद। थैंक यू वेरी मच। वक्त बहुत कम है, मैंने जैसे कहा कि आपसे कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी खिताब करने जा रहे हैं। खालिद कदूमी, तर्जुमान हम्मास, नासिर शिराजी तज्ज़ियाकार मशरिक़ वस्ता उमूर के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे अपने तज्ज़िये से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाक चीन दोस्ती के हवाले से कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा था कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का खिताब भी आपने मुलाहिज़ा किया बराह रास्त, लेकिन पाक चीन दोस्ती जो है उसने अपने 70 बरस मुकम्मल किए हैं, और मैंने बिल्कुल अपने इब्तिदाइया में कहा कि दुनिया की नज़रें पाक चीन दोस्ती पर भी हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान ने ज़ाहिर दुनिया में सबसे पहले चीन को दुनिया के नक्शे पर न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि अपनी दोस्ती और अपनी लाजवाब दोस्ती से इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को जला भी बख्शी है। ये पाक चीन दोस्ती खुदा करे कि यूं ही चलती और बढ़ती रहे। इसी दिन के हवाले से एक खुसूसी तौर पर नगमा जारी हुआ है, वो आपके दरमियान में छोड़े जा रही हूँ। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।